नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, सिर्फ दिल्ली ही नहीं पूरे देश की इस पर नजर है। कई नामों की चर्चा है। आतिशी, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत जैसे नाम आ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी एक नाम पर मुहर नहीं लगी है। आम आदमी पार्टी के भीतर अंदरूनी बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री आवास पर ही आम आदमी पार्टी की PAC यानी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की अहम बैठक चल रही है। पार्टी के सभी बड़े नेता इस बैठक में शामिल हैं। इस बीच खबर यह भी आई है कि कल सुबह 11:30 बजे आप विधायक दल की बैठक होगी। ये बैठक CM आवास पर होगी। माना जा रहा है कि इसी बैठक में तय होगा कि कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल VK सक्सेना से मिलने का समय भी मांगा है। कल शाम 4:30 बजे LG ने मिलने का समय दे दिया। वैसे सवाल ये भी है कि क्या केजरीवाल ने इस्तीफा देकर कोई बड़ी चाल चली है या फिर उनसे कोई चूक हो गई है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं, शरद शर्मा और साथ ही पल्लव मिश्रा। शरद, आपसे शुरुआत करेंगे। आपके हिसाब से क्या चल रहा है आम आदमी पार्टी में, कैलकुलेशन क्या है अरविंद केजरीवाल की, और जो सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक है या फिर कोई चूक हो गई है? देखिए, मास्टर स्ट्रोक है या चूक है ये तो तभी पता चलेगा जब चुनाव होंगे और नतीजे आएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि जब तक चुनाव नहीं होते और दोबारा से वो चुनकर नहीं आते तब तक वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि अरविंद केजरीवाल ने ये दांव खेलकर एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की है। पहला, उन्होंने वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको सत्ता या पद की लालसा नहीं है, जैसा कि बीजेपी लगातार आरोप लगा रही थी। 2 साल से आरोप लगा रही थी। अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे तब उनका इस्तीफा मांग रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तब इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन अब जब वो जेल से बाहर आ गए हैं तब इस्तीफा दे रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश है कि उनको इस्तीफा देने में कोई दिक्कत नहीं है, पद का कोई लालच नहीं है। दूसरा, वो ये दिखाने की इसमें कोशिश करेंगे कि किस तरह से आरोप लगने पर, उन्होंने जो पहले कहा था कि आरोप लगने पर जांच होनी चाहिए और जांच के लिए इस्तीफा देना चाहिए, तो ये बात जो है अरविंद केजरीवाल अपनी इस दांव के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा दांव ज़रूर खेला गया है। आपको ये भी अखिलेश जी ध्यान होगा कि लगातार 2 साल से ये जो शराब नीति वाला मामला था ये चर्चा में चल रहा था, और जब लगातार 2 साल से ये सब चल रहा था और आम आदमी पार्टी पर आरोप लग रहे थे, तो जाहिर तौर पर ये फीडबैक आम आदमी पार्टी को भी मिल रहा होगा कि पब्लिक के अंदर इसको लेकर सुगबुगाहट है और चर्चा है। तो आम आदमी पार्टी ने इसके ज़रिए एक दांव खेलने की कोशिश की है कि जनता को जाके समझाया जाए। इसके ज़रिए जो आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता था उसको मोबिलाइज करने की इसमें कोशिश की जाएगी, पब्लिक से कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, जो पिछले कुछ समय से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में थे, पार्टी के सभी बड़े नेता जेल में थे, तो पब्लिक से कनेक्ट उस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं का नहीं था। तो इसके ज़रिए एक बार फिर से वही जो बैक टू बेसिक्स की बात कही जाती है वो आम आदमी पार्टी करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस दाव में सफल होगी नहीं होगी, ये मास्टर स्ट्रोक निकलेगा या फिर एक बड़ी चूक साबित होगी, ये दिल्ली की जनता ही डिसाइड करेगी। अखिलेश जी और पल्लव भी हमारे साथ है। पल्लव, आपके सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं, क्या चल रहा है आम आदमी पार्टी के भीतर, कौन बन सकता है दिल्ली का मुख्यमंत्री? और दूसरा सवाल ये भी है कि अरविंद केजरीवाल ने कल इस्तीफा देने की बात कही, लेकिन 2 दिन इंतजार क्यों कर रहे हैं? 17 तारीख का ही दिन उन्होंने क्यों चुना है? देखिए अखिलेश जी, जो जानकारी मिलकर सामने आ रही है कि देखिए जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया और लोगों को चौंकाया है, न सिर्फ कार्यकर्ताओं को बल्कि जो दिल्ली की जनता है उसको भी चौंकाया है। तो ऐसे में अब कई नाम सामने आ रहे हैं, चाहे आतिशी का हो, सौरभ भारद्वाज हो, ऐसे तमाम नाम है, राघव चड्ढा का भी नाम है जो चल रहा है। तो ऐसे तमाम नाम है जिसको लेकर चर्चा है। लेकिन आखिर कौन दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री होगा, वो कल जो 11:30 बजे बैठक होगी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर, उसमें जो है काफ़ी हद तक ये पता चल पाएगा कि कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। क्योंकि अभी सिर्फ नाम चल रहे हैं, कयास का दौर चल रहा है, लेकिन कौन मुख्यमंत्री होगा उसको लेकर जो है कोई बात अब तक सामने नहीं आई है। जो आपने पूछा कि कल ही क्यों चुना, क्योंकि देखिए जब वो जेल से निकल के आया उन्होंने कल अपने कार्यकर्ताओं को जो संबोधित किया और उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को तैयार हैं, 2 दिन बाद वो देंगे। तो वो एक जो मुझे लगता है वो पूरी एक प्रक्रिया का पूरा हिस्सा है, और शायद वो जो बैठक करके वो तय करना चाह रहे थे कि कौन अगला मुख्यमंत्री होगा, क्या उसकी पूरी प्रक्रिया होगी, किसके नाम पर मुहर लगेगी। तो उसको देखते हुए जो है उन्होंने 2 दिन का समय लिया। अखिलेश जी, पल्लव शुक्रिया आपका। शरद, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या है।
एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। वक्फ पर बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की 2 दिनों तक लगातार बैठक होने जा रही है। ये बैठक 19 और 20 सितंबर को होगी। कमेटी इस दौरान विशेषज्ञों की राय भी सुनेगी। 19 सितंबर सुबह 11 बजे प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा अपनी राय कमेटी के सामने रखेंगे। इसके बाद पसमानदा मुस्लिम महाज के प्रतिनिधि भी अपनी राय देंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पदाधिकारी भी अपनी बात रखेंगे। उसके अगले दिन यानी 20 सितंबर को ऑल इंडिया सज्जादा नशीन काउंसिल अजमेर के नुमाइंदे कमेटी के सामने अपनी बात रखेंगे। इसके बाद मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और भारत फर्स्ट के प्रतिनिधि भी समिति के सामने आएंगे। आपको बता दें कि समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल हैं, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, और वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की पहली बैठक से ही अलग अलग विपक्षी दलों के कई सांसदों का कहना था कि इस बिल से आज़ादी, धार्मिक आज़ादी और समानता के कानूनों का उल्लंघन होगा। एक बड़ा एतराज़ वक्फ ट्राइब्यूनल में डीएम और अल्पसंख्यक समुदाय के बाहर के सदस्यों को शामिल करने पर भी जताया गया। पूरे देश में मोबिलाइजेशन भी हो रहा है कि वक्फ को लेकर जो जेपीसी बनी है इसको अपने सुझाव भेजें, और ईमेल से भेजने के लिए भी बड़े पैमाने पर देश भर में अभियान चलाया जा रहा है। बताया गया कि 80 लाख से भी ज़्यादा ईमेल अभी तक इस कमेटी को मिल चुकी है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत कुछ देर में जुड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि ये जो कमेटी है ये जेपीसी सरकार ने इस बिल को भेजने का फैसला किया था, उसके बाद गठित की गई है। प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत, ये जो बैठक है इसमें अब विशेषज्ञों को बुलाया जा रहा है अपनी अपनी राय देने के लिए। फैज़ान मुस्तफ़ा से लेकर कई ऐसे संगठन जो मुस्लिम हितों में काम करते हैं उन्हें आमंत्रित किया गया है। क्या सोच है इसके पीछे और ये कमेटी आगे किस तरह से इसको बढ़ाएगी? नहीं, देखिए अखिलेश, जब तक ये कमेटी बनी है, जो कमेटी के अध्यक्ष हैं जगदम्बिका पाल, उन्होंने लगातार कहा है कि वो चाहते हैं कि समाज के जितने भी अलग अलग वर्ग हैं, खासकर इस मसले पर उन सब से कमेटी उनकी राय ले। और इसलिए आपने देखा है कि पिछली जो 5 बैठकें हुई हैं उसमें समाज के अलग अलग वर्गों से, समाज के अलग अलग जो संगठन है, मुस्लिम हितों से जुड़े जो संगठन है, उनको बुलाया गया था, कई इंडिविजुअल्स को बुलाया गया था, और अब 2-3 बड़े प्रमुख संगठनों को बुलाया गया है, जिनमें सबसे प्रमुख है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिनको 19 तारीख को बुलाया गया है। मैं आपको बताऊं कि पहले भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक जो डेलीगेशन है वो जगदम्बिका पाल से उनसे मुलाकात कर चुका है, अपना ज्ञापन दे चुका है, और उसी समय ये तय किया गया था कि उनको भी कमेटी के सामने बुलाया जाएगा ताकि वो अपनी राय दे सकें। इस बार की बैठक में लेकिन 2 महत्वपूर्ण संगठन जिनका आपने जिक्र किया, वो ऐसे संगठन है जो मुस्लिम सीधे समाज की ओर से नहीं चलाए जाते हैं। एक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, आप जानते हैं, वो जो आरएसएस के एक तरह से नेता है नरेश कुमार, उनके संरक्षण में वो संस्था चलती है, और दूसरी भारत फर्स्ट। ये दोनों जो संगठन है वो 20 तारीख को कमेटी के सामने अपीयर होंगे। अब जैसा आपने जिक्र किया कि ऑनलाइन जो आवेदन जो सुझाव मांगे गए थे उसमें 15 लाख से ज्यादा आवेदन मिले हैं। इसी के तहत अब सभी एक एक करके संगठनों को कमेटी ने फैसला किया है कि वो बुलाएगी, और जो लोग नहीं आ पाएंगे, मैं ये भी आपको एक अपडेट दे दूं कि जो लोग नहीं आ पाएंगे, जैसे बोहरा समुदाय के जो प्रमुख हैं वो मुंबई में रहते हैं, उनकी संभवतः तबीयत थोड़ी खराब रहती है, तो हो सकता है कि कमेटी के अध्यक्ष और कमेटी के कुछ सदस्य खुद उनसे मिलने जाए मुंबई और उनसे फिर उनका सुझाव लें। तो यही सोच है कमेटी की, और कमेटी इसी तरह से जितने भी लोगों से राय ली जा सकती है, जगदम्बिका पाल और कमेटी ने साथ किया कि उन सबसे उनकी राय लेगी, और इसी सिलसिले में अब इन संगठनों को बुलाया गया है। हालांकि इनमें जो, जैसा मैंने कहा, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच और भारत फर्स्ट, इन दोनों की राय काफी अहम होगी, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो खैर इसकी मुखालफत, इसका विरोध करता ही रहा है। बिल का जी शुक्रिया प्रशांत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली में एक जिम मालिक की हत्या के मामले में नया खुलासा हुआ है। पता चला है कि शूटर नादिर को मारने के पहले एक 5 स्टार होटल में रेकी करने गए थे। दिल्ली पुलिस पता लगा रही कि आखिर वहां ये शूटर किसकी रेकी करने गए थे। इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड में अब तक 5 बड़े किरदार निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए इन 5 किरदारों पर एनडीटीवी की एक खास पड़ताल। लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा, रणदीप, हाशिम बाबा, कुणाल छाबड़ा, ये 5 वो किरदार हैं जिनके इर्द गिर्द नादिर शाह हत्याकांड की जांच की सुई घूम रही है। किरदार नंबर 1, लॉरेंस बिश्नोई।
तो हम नादिर हत्याकांड में बारी बारी से 5 किरदारों की भूमिका और उनकी क्राइम कुंडली के बारे में बताते हैं। शुरू करते हैं देश के टॉप मोस्ट गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से। देश का टॉप गैंगस्टर यानी लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस इस समय गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। उसके गैंग में पूरे देश में 700 से ज्यादा शूटर हैं और देश के कई छोटे बड़े अपराधी उसके लिए काम कर रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद वो सुर्खियों में आया और अब नादिर शाह की हत्या के बाद फिर चर्चा में है। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस ने कई महीने पहले नादिर शाह के बिजनेस पार्टनर और दिल्ली में लगभग सभी अवैध कॉल सेंटर चलाने वाले कुणाल छाबड़ा से 5 करोड़ की एक्सटॉर्शन मनी मांगी। लेकिन नादिर शाह ने पुलिस अधिकारियों में अपने रुतबे को दिखाते हुए कुणाल को कहा कोई पैसा नहीं देना है। यही नहीं, नादिर के कहने पर इसी मामले में पुलिस ने लॉरेंस को टॉर्चर भी किया। बस यहीं से नादिर लॉरेंस के निशाने पर आ गया। इस मामले में दूसरा किरदार है रोहित गोदारा। रोहित गोदारा राजस्थान का गैंगस्टर है और जयपुर में सुखदेव गोगा मेडी की हत्या के बाद चर्चा में आया। फिलहाल वो अमेरिका में है। किरदार नंबर 2, रोहित गोदारा। रोहित काफी लंबे समय से लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम कर रहा है। वो इतना बेखौफ है कि बड़े बड़े कारोबारियों को सीधा फोन कर 10 करोड़ तक की फिरौती मांग चुका है। उसने गोल्डी बराड़ और लॉरेंस के कहने पर नादिर शाह की हत्या की प्लानिंग की। रोहित गोदारा ने इस साजिश में एक और गैंगस्टर रणदीप को भी शामिल किया। रणदीप आजमगढ़ का रहने वाला है और फिलहाल अमेरिका में है। किरदार नंबर 3, रणदीप। नादिर शाह की हत्या में तीसरा किरदार रणदीप पूर्वांचल का गैंगस्टर है। उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट निकला हुआ है। दिल्ली में आजमगढ़ के 3 शूटर गिरफ्तार किए गए हैं। अब बात करते हैं इस हत्याकांड में चौथे किरदार की, यानी उत्तर पूर्वी दिल्ली के टॉप मोस्ट गैंगस्टर हाशिम बाबा की। हाशिम बाबा को दिल्ली पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद 2020 में गिरफ्तार किया था। तब से हाशिम बाबा तिहाड़ जेल में है। किरदार नंबर 4, हाशिम बाबा। हाशिम 2007 से अपराध की दुनिया में है। उसे अब यमुना पार का डॉन कहते हैं। वो संजय दत्त को अपना रोल मॉडल मानता है, इसलिए वो बड़े बाल रखता है। उसने संजू बाबा की तर्ज पर अपना नाम हाशिम बाबा रख लिया। हाशिम बाबा ने अपने करीबी शाहरुख को लॉरेंस के कहने पर सिद्धू मूसेवाला की रेकी करने के लिए भेजा था। लॉरेंस के कहने पर उसने तिहाड़ जेल में रहते हुए अपने शूटरों को नादिर की हत्या के लिए भेजा। हाशिम इस बात से भी नादिर से नाराज था क्योंकि नादिर की दक्षिणी दिल्ली के गैंगस्टर्स रवि गंगवाल और रोहित चौधरी से दोस्ती थी। अब इस हत्याकांड का 5वां किरदार कुणाल छाबड़ा। कुणाल छाबड़ा पश्चिमी दिल्ली का रहने वाला है और नादिर का जिगरी दोस्त और बिजनेस पार्टनर है। फिलहाल वो दुबई में है। किरदार नंबर 5, कुणाल छाबड़ा। कुणाल दिल्ली में लगभग हर एक अवैध कॉल सेंटर चलाता है। पुलिस और बदमाशों को मंथली देता था। फिर नादिर शाह के संपर्क में आया और नादिर का बिजनेस पार्टनर बना। नादिर ने उसकी छोटे बदमाशों और छोटे पुलिस अधिकारियों की मंथली बंद करवा दी। नादिर ने उसे पुलिस के बड़े अफसरों से मिलवाया और फिर वो उन्हें मंथली देने लगा। इसी बीच लॉरेंस ने कुणाल को फोन कर उससे 5 करोड़ की एक्सटॉर्शन मनी मांगी। नादिर ने कहा कुछ नहीं देना। बस फिर इसी जिगरी दोस्त की वजह से नादिर निशाने पर आ गया और आजमगढ़ से लेकर अमेरिका और यमुना पार से लेकर गुजरात और दिल्ली की जेलों में उसकी हत्या की गहरी साजिश रची गई। दिल्ली से कैमरामैन स्टीफन के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां नौकरी पाने और बचाने के लिए सैकड़ों की संख्या में युवक सड़कों पर उतर रहे हैं। एक और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित करने को लेकर अभ्यर्थियों का एक समूह लगातार प्रदर्शन कर रहा है, तो दूसरी ओर बीएड के अभ्यर्थी जिन्हें कोर्ट ने प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए अपात्र माना है, वो अपनी नौकरी बचाने की गुहार कर रहे हैं। तीसरी ओर डीएड के वो अभ्यर्थी हैं जिन्हें कोर्ट ने पात्र तो बताया, वो भी नौकरी के लिए लगातार मंत्री के बंगले और अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। साथ ही शिक्षकों की नई भर्तियों की मांग भी की जा रही। इंटरव्यू 8 सितंबर को 2023 में कंप्लीट हो चुका था
पिछले साल कंप्लीट होने के बाद 1 साल पूरा हो चुका है, अभी तक इसमें रिजल्ट नहीं मिला हुआ है। हमें सर 1 साल हो गया है पूरा रिजल्ट का वेट करते, इतने प्रताड़ित हैं कि अब जो हम लोग की सीमा है सर, जो सहन शक्ति है वो क्षीण होते जा रही है। सर देखिए, ये जो भर्ती है 6 साल हो गया और इतना आते आते तक हम लोग पूरी तरह से थक गए हैं। हमें हमारे घर वाले, पड़ोस, जहाँ पढ़ रहे हैं, सभी रिलेटिव सभी बोलते हैं कि आखिर कब तक तुम लोग का रिजल्ट आएगा। हम लोग थक चुके हैं पूरी तरह से। हमें अब बस इतना ही कहना है कि रिजल्ट चाहिए और ज्वाइनिंग दें। अब क्या दिक्कत हो रही है ये हमें भी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ भी कारण नहीं है कि इस भर्ती को रोका जाए या फिर डिले किया जाए। तो अगर ये कारण हमें पता होता तो हम समझते कि हाँ ये इस कारण से भर्ती रुका है, लेकिन एक भी कारण नहीं है। अब खबर पुणे से। यहाँ के चाकन इलाके में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला। कदाचिवाड़ी गांव में आवारा कुत्तों के झुंड ने एक बच्चे पर जानलेवा हमला कर दिया। इससे मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। बच्चे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि बच्चा अपने घर के सामने खेल रहा था, तभी कुछ आवारा कुत्तों ने उस पर हमला बोल दिया। बच्चे के शोर मचाने पर परिजनों ने उसे बचाया। ये पूरी घटना पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।